बेटा देखो, एक सिंपल सी बात है। अगर हम लोगों ने टॉपलिंग को थोड़ा सा समझा कि वो किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी का मोशन है जिसमें स्लाइडिंग नहीं हो रही है, हम इस केस में क्या ऑब्जर्व करेंगे? नॉर्मल दुनिया में कैसी दुनिया चलती है सर? एमजी सर, नॉर्मल रिएक्शन। आप अभी देखोगे जैसे ही कोई चीज आगे नहीं बढ़ पा रही, वॉट एवर रीजन इट इज, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो किसी रिज से टकराना हो, तब आप एक चीज देखोगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मली यहां रहता है, बट वो धीरे धीरे फिर शिफ्ट होता है इस तरफ, यहाँ आएगा। और जिस पॉइंट पे टॉपलिंग होने वाली होगी ना बेटा, नॉर्मल रिएक्शन सबसे एक्सट्रीम में आ जाता है। और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जस्ट घूमने से पहले वो ऐसा रहा होगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वाई नॉर्मल रिएक्शन विल कम हेयर, बट एक्चुअली इट इज ए प्रोसेस, वो शिफ्ट होता है धीरे 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 यहाँ तक। इसमें तो आपको इमेजिन हो गया ना, जब लास्ट मूवमेंट आता है वो घूमने वाला होता है, तो आपको पता है हाँ पॉइंट पी के अबाउट वो घूम रहा है, तो सारा कांटेक्ट छोड़ चुका होगा, सिर्फ पॉइंट पी पे कांटेक्ट होगा, तो आप ऐसा सोच सकते हो हाँ सर, नॉर्मल रिएक्शन तो हमें यही मिलेगा। बट शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर। और तीसरा है टॉर्क इक्विलिब्रियम। इन तीन की मदद से हम टॉपलिंग पढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बोला बेटा, अगर आप कौन सी कार टॉपल नहीं करेगी तो आप बी को चूज करोगे। क्यों, हम देखते हैं थोड़ा। फिर हमें ये रिज वाला केस भी करना है। अब चलो बेटा, पहले केस को स्टार्ट करते हैं। इस वाले को थोड़ा पेशेंस रखना, और जहां ना आए चैट या ऑडियो ऑन करके आप पूछ लेना। एक बड़ा सा फिगर बना, और बेटा प्लीज कंडीशन साथ साथ लिख लो, ठीक है? और ये टच कर रहा है, मैं थोड़ा गड़बड़ बना दिया, ये जमीन को टच कर रहा है बेटा। अब बेटा चलो थोड़ा सा इसको ऐसे मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। सपोज आपको ये लेंथ ए मिल रही है और ये लेंथ बी मिल रही है। मैंने बोला यहाँ पे कि सपोज दिस इज द केस ऑफ इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। आप ऐसे हेडिंग डाल लेना, इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। इसका मतलब भी समझाऊंगा बेटा। हम पहले से सोचने की स्टार्टिंग करवाते हैं। आप सोचो फ्रिक्शन बहुत है, पहले इमेजिन स्टार्ट करो, फिर मैं आपको सारे केसेस लिखवा दूंगा। हाँ बेटा, मैं चैट पढ़ पा रहा हूँ। बेटा, सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन होती है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते जो आप पूछ रहे हो। हाँ बेटा, मैं बता रहा हूँ। हाउ नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स, मैं बताता हूँ। देखो, आप चलो पहला टॉपलिंग का बेसिक केस कर रहे हैं, जैसे बेसिक केस ऑफ टॉपलिंग। आप प्लीज थोड़ा पेशेंस के साथ सोचो। आप बेटा ना एक, चाहो तो घर पे ऐसा सोच लो, एक रफ सरफेस पे आप ना एक जो इरेजर होता है उसको पुश कर रहे हो, ऐसा सोच लो। इरेजर में फ्रिक्शन बड़ा अच्छा होता है टेबल के साथ में। अब आप एक काम करो, किसी पॉइंट पे फोर्स समझ लो। सपोज आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, एफ। तो सपोज मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ ला रहा हूँ। बेटा लाइन ऑफ एक्शन, सपोज वो लाइन होती है जिसके अलॉन्ग फोर्स लग रहा है। बेटा लाइन ऑफ एक्शन वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार यूज करूंगा तो आप समझ लेना। सपोज लेटस से ये एच हाइट पे आपने फोर्स लगाया, और लेटस से इसकी शेप रेक्टेंगुलर थी, और बेटा एम जी इस पे फोर्स लग रहा है बाई ग्रेविटी। अब मान लो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, आप जो भी फोर्स लगाओगे, म्यू बहुत ज्यादा है, तो फ्रिक्शन तो इसके अलॉन्ग लगेगा बेटा। बेटा पता है, ऐसा नहीं होता कि अगर बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, अगर बॉडी स्टैटिक है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब फ्रिक्शन की कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी म्यू एम जी आपको। स्टैटिक केस में फ्रिक्शन कैसे लेते हैं? स्टैटिक केस में हम ऐसे लेते हैं, फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। और अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स दिया गया और मैं कंडीशन पहले से बोल रहा हूँ, बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग, बॉडी फिसल नहीं रही है। तुम सोचो ना, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एफ राइट साइड लग रहा है कैपिटल एफ, और स्मॉल एफ लेफ्ट साइड लग रहा है। अब इसको ना एक बार एफबीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बेटा। एक फोर्स कैपिटल एफ, एक्सटर्नल फोर्स राइट हैंड साइड लग रहा है, और फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रहा है। बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग, तो टेक्निकली बॉडी रेस्ट पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसका मतलब ये है, हम फ्रिक्शन को किसके बराबर लेंगे? एफ के बराबर। एफ इक्वल टू कैपिटल एफ। आई होप तुम्हें ये बात समझ आई है। हाँ, और डेफिनेटली ये दोनों मिलके म्यू एम जी से नीचे ही होंगे, कम होंगे। अगर गलती से आपने कैपिटल एफ स्मॉल मतलब म्यू एम जी से बड़ा कर दिया, उस केस में बॉडी स्लाइड कर जाएगी,
तब हम टॉपलिंग नहीं पढ़ेंगे बेटा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। इसीलिए मैंने लिखा था इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। बेटा आप लोगों ने एच हाइट पे कैपिटल एफ फोर्स लगा दिया। अब बेटा सुनो, टॉर्क हम कहीं भी किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं, लेकिन सपोज मैं यहाँ के पॉइंट लगाता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट, मैं यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाता हूँ, और मैं समझाता हूँ क्यों नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होना लगता है। मैंने नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लिया। अब मैं चाहता हूं तुम पहले बारी बारी मुझे ये सोच के बताओ कि सर हर फोर्स, बेटा आई होप सब बच्चों को एक पॉइंट याद हो कि सपोज अगर मैं किसी बॉडी में इस पॉइंट को पाइवट पॉइंट बोल रहा हूं और आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है ऐसे, तो आप इसको पीछे लाते थे और इसको आर लोगे। आपको याद है टॉर्क के लिए हमने आर परपेंडिकुलर इंटू एफ किया था या एफ परपेंडिकुलर इंटू आर किया था, तो ये पॉइंट जो बच्चे भूल गए हैं वो याद रखें। अब देखो बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। अगर मैं लेटर से अबाउट पॉइंट पी सोचो, हम लोग पहले ही ट्रांसलेटरी मोशन को रिजेक्ट कर चुके हैं, मतलब बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ। अब बेटा तुम तो पता है, ये कॉमन सेंस से देखो, mg विल ऑल्सो भी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो अब चलो बॉडी कहीं जा नहीं रही, ऐसा नहीं होता ना कि बेटा तुम कैपिटल एफ फोर्स लगाते हो बॉडी उछल जाती है, नॉर्मल रिएक्शन बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। अब मैं क्या सोच सकता हूँ, मैक्सिमम अब क्या हो सकता है, टॉपलिंग। क्या इसकी इंटेंसिटी आएगी, यही क्वेश्चन है, क्या टॉपलिंग होगी। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट क्यों किया, चलो देखते हैं। बेटा हर बॉडी इक्विलिब्रियम में बैलेंस चाहती है। अगर मैं इस बॉडी को हल्का हल्का एफ, ये जो कैपिटल एफ है, इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, तो आई विल सी कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे शिफ्ट होके यहाँ तक आ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे। लेकिन मैं पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पॉइंट पी के अबाउट देखो बेटा। अगर मैं पूछूं टॉर्क ऑफ एफ कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा। बेटा देखो ना, फ्रिक्शन इज पासिंग थ्रू दैट एक्सिस, कभी भी तुम एक्सिस से ही पास कर जाओगे तो टॉर्क कितना लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी जीरो। इस फोर्स का टॉर्क जीरो आ जाएगा, आर है ही नहीं ना, आर इज परपेंडिकुलर फोर्स। अगर मैं स्मॉल एफ को एक्सटेंड करके पी से मिलाऊं तो वो एक्सिस से ही पास कर गया, तो इसका टॉर्क जीरो आ गया। बेटा अब बताओ mg का टॉर्क किस सेंस में आएगा, प्लीज टॉर्क के सोचते वक्त क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सोचा करो। इस पॉइंट पी के अबाउट इसका टॉर्क कैसे आएगा, आप ऐसे लिखोगे टॉर्क ऑफ mg कितना कैसा होगा बेटा, बस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताओ। एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है बेटा। अब मुझे कैपिटल एफ का टॉर्क बताओ कैसा होगा बेटा। हाँ बेटा, कैपिटल एफ का टॉर्क कैसा होगा बेटा, आप खुद सोचो। ये तो क्लॉकवाइज लगेगा ना बेटा। हाँ गुड बेटा गुड। अब खुद फीलिंग दे के देखो ना कि कैपिटल एफ ऐसे घुमा रहा होगा। अब आपने नोट किया कि टॉर्क कौन कौन लगा रहा है, वन टू। अगर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है बेटा, तो तुम मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ टॉर्क लगाएगा, सोच के बताओ बेटा। इस पॉइंट पी पे खड़े होकर सोचो इसका फोर्स कैसे लगेगा। आपको दिख पा रहा है, देख लो बेटा, पी पे खड़े होकर सोचोगे तो दिखेगा। टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बेटा गुड। ओके बेटा देखो, वो लोग बड़ी चालाकी से क्या करते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर फोर्स और हाइट देके आपसे एन पूछ लेते हैं कि एन कितनी दूरी पे लग रहा है। और बच्चा सिर्फ एक केस याद करके आता है, जब सबसे एक्सट्रीम में नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। बेटा चलो मैं तुमको एक ऐसे समझाता हूँ, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये है जनरल डायग्राम। अब मैं केस वाइज, ये है जनरल डायग्राम बेटा, कि नॉर्मल रिएक्शन मैंने जानबूझ के एक्सट्रीम एंड पे नहीं लिया है। मैं तुमको एक ऐसा डायग्राम देता हूँ जो थोड़ा सिंपल हो, और फिर मैं उसको पूरा डिटेल में बताता हूँ, और फिर मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा। सपोज एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें
मैंने कैपिटल एफ यहाँ लगाया और इस बार मैं मैं फॉर्मूले मतलब मैं आंसर चाहता हूँ इस बार थ्योरी नहीं, मुझे एक आंसर चाहिए। सपोज मैंने एफ लगाया, ये बी डिस्टेंस है, ये एम जी है, एंड फ्रिक्शन इज प्रिटी सफिशियंट। आपको सब क्राइटेरिया पहले से बोल दे रहा हूं मैं, फ्रिक्शन सफिशियंट है, फ्रिक्शन बेटा सफिशियंट है, कैपिटल एफ फोर्स। अब देखो इस पॉइंट पे हमें क्या लेना है, जस्ट टॉपलिंग, मतलब जस्ट टॉपल होने वाला हो। तो जस्ट टॉपल के ऑलवेज, जैसे हम टॉपल करते हैं ना, नॉर्मल रिएक्शन पूरा बेटा एक बार फील करो ना, जब तुम गिरने वाले होगे तो नॉर्मल रिएक्शन पूरा इस तरह पहुंच चुका होगा। मतलब गिरने मतलब ऐसे बैलेंस खोने वाले हो या इस तरह से टॉपल करने वाले हो, तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पहुंच चुका होगा। अब देखो बेटा, इस पॉइंट पी के अबाउट सोच के बताओ, अब सिर्फ कौन कौन टॉर्क दे रहा है बताओ जरा। नाउ हु इज प्रोवाइडिंग टॉर्क? क्या नॉर्मल रिएक्शन भी टॉर्क दे पाएगा? जीरो नहीं हो गया पाइवट पॉइंट पी से पास करके? टॉर्क और एफ तो पहले से जीरो था। अब सिर्फ दो लोग पिक्चर में बचे, एक एम जी और एक कैपिटल एफ। दो ही लोग बेटा पिक्चर में बचे, बाकी सबका टॉर्क जीरो हो गया। देखो बेटा, अगर तुम समझ पाओगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी लेते हैं, तो एफ के लिए ये दूरी मैटर करेगी। और बेटा लाइन ऑफ एक्शन वर्ड और फोर्स को ध्यान से देखना, mg से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये होगा, तो ये कितना आएगा बताओ पॉइंट पी के अबाउट? b/2 होगा ड्यू टू सिमेट्री। आराम से देख लो बेटा, अगर एक रेक्टेंगल दिया है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, और आप यही सोचोगे कि b/2 अगर लेंथ b दे रखी है तो अब मेरे पास यही बात है, अगर टॉर्क और एफ जो कि मुझे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगर mg, टॉर्क ऑफ mg जो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये दोनों बैलेंस हो गए, तो वहां पे जस्ट टॉपलिंग कंडीशन होगी। और उस पॉइंट पे अगर मैंने एफ को थोड़ा सा बढ़ाया बढ़ाया तो टॉपल हो जाएगी बॉडी, बॉडी विल गो लाइक दिस। यानी अगर टॉर्क ऑफ एफ इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ एम जी, टॉपलिंग होगी बेटा। तो आपको क्वेश्चंस में आता है कंडीशन फॉर टॉपलिंग। चलो टॉर्क ऑफ एफ निकालते हैं। टॉर्क ऑफ एफ कितना हो गया बेटा? आप खुद ही देख पा रहे हो, एफ इंटू ए आ जाएगा, ए इंटू एफ। टॉर्क ऑफ एम जी कितना आ जाएगा बेटा? एम जी इंटू बेटा एम जी इंटू b/2। तो ये कंडीशन आ गई बेटा इसकी, कपलिंग की। अब बता बेटा, देखो होता क्या है ना, कई बार क्वेश्चंस ना बड़े लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और बच्चा सोचता है ना कि जो पढ़ाया है एग्जैक्ट वो मैच कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, दिस इज ट्रू कंडीशन, बट एग्जामिनेशन हॉल में वो ट्विस्ट करेंगे हल्का सा, लाइक वो बोल देंगे, क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि फ्रिक्शन वाज जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? उस केस बेटा लैंग्वेज में सब छुपा रहेगा, ये नॉर्मल केस है। हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि जो हमारा कैपिटल एफ फोर्स है, अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो कैपिटल एफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अगर वो लिमिटिंग केस बोल दे रहे हैं, हम लोग जनरली ये सोच के ये वाला कंडीशन करवाते हैं, लेकिन अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते और बोल देते कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तब कैपिटल एफ इक्वल टू स्मॉल एफ इक्वल टू म्यू एम जी हो जाता। तब आपकी यही इक्वेशन ऐसे दिखती, म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी इंटू b/2। तो बेटा याद करके जाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा समझ के चले जाओ। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ये कंडीशन है, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, चाहो तो याद कर लो। लेकिन बेटा मैं अब आपको थोड़ा अगले पेज पे एक पूरा केस बताता हूँ कि जो बच्चा यही केस समझा ना, उसको अलग अलग जगह पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एक केस जो हमने बेसिक वाला पढ़ा है, हम इसके 5-6 केस बनाते हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्म में।
बेटा यहाँ तक आपको समझ आया? क्या मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकता हूँ बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर नॉर्मल का शिफ्टिंग थोड़ा समझ में नहीं है। अच्छा देखो बेटा, फर्स्ट पेज पे आओ। तुम मुझे बताओ, टॉर्क कौन कहाँ कहाँ लगा रहा है, बताओ। बताओ। नॉर्मली। सर नॉर्मल डायरेक्शन क्लॉकवाइज और फोर्स भी क्लॉकवाइज और एमजी। और एमजी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, अगर मैं कभी भी किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता हूँ तो नेट टॉर्क कैंसिल होने चाहिए ना बेटा? आपको बात यस सर। अभी है क्या? अगर नॉर्मली एक्शन शिफ्ट करेगा तो बेटा पहले बताओ, नॉर्मल एक्शन किस, अगर नॉर्मल एक्शन की शिफ्टिंग हो रही है तो पहली इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन क्या लिखोगे? टॉर्क ऑफ एमजी कहाँ लग रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू, बताओ बेटा, टॉर्क ऑफ नॉर्मल एक्शन आता प्लस टॉर्क ऑफ एफ आता। क्या ये बात आपको समझ आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा मान लो, ये जो स्मॉल एफ, कैपिटल एफ है, ये जो कैपिटल एफ है, आप सोचो बहुत छोटा फोर्स लगा रहे हो। अभी ऐसे मत सोचो कि आप कि बहुत बड़े पहाड़ को धक्का दे रहे हो, फिर सोचो आप बहुत हल्का सा फोर्स लगा रहे हो, जैसे 2 न्यूटन, और एम जी इज लाइक 40 न्यूटन। ये समझ आया? सोच हाँ लो। सर। अब बेटा ये बताओ ना, इस पॉइंट के अबाउट खड़े होके तुमको नहीं लगता कि बॉडी को ऐसे ही घूम जाना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना? अच्छा देखो, मैं सपोज नॉर्मल एक्शन यहाँ रखता हूँ। सर नॉर्मल एक्शन तो एम होता है ना सर, वो भी 40 आ जाएगा सर। हाँ बेटा आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे खड़े होके बताओ, तुमको नहीं लगता है एन 40 न्यूटन, मतलब एन और एम का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जस्ट अपोजिट है? तो क्या 2 न्यूटन का टॉर्क बॉडी को तुरंत घुमा देगा? नहीं सर। तो क्या होगा बेटा, कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग बोलेंगे सर, पता है इस केस में जब फोर्स की वैल्यू छोटी होगी, सपोज 5 न्यूटन चला गया सर, बेटा वो 2 न्यूटन पे भी एन यहाँ नहीं रहता, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता, 5 न्यूटन पे थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा और बोलेगा सर मैं और ये मिलकर एम को कैंसिल करेंगे। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? अगर तुम इसको शिफ्ट नहीं करोगे तो बॉडी टॉर्क इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। बेटा देखो, तुम पहली बार पढ़ रहे हो और मैं तुम लिख के दे रहा हूँ ना, वो हर तरीके से सोचने लायक है, जैसे भी तुम सोचो। बेटा आपको क्या समझ आना शुरू हुआ? सपोज ये फोर्स होता ही नहीं, 2 न्यूटन नहीं होता, तब नॉर्मल एक्शन और एमजी ऐसे रहते ना, एक ऊपर और एक जस्ट उसके नीचे सेंटर ऑफ मास से पास करके, तो पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क कितना लगता? आंसर होता 0। लेकिन जैसे ही तुमने थोड़ा सा फोर्स लगाना शुरू किया, अब बेटा एमजी इस तरफ है, अगर नॉर्मल एक्शन वहीं रहा तो 5 न्यूटन का जो एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है वो तो घुमा के रख देगा ना, क्योंकि नॉर्मल एक्शन और एमजी तुम कैंसिल कर दोगे। बात समझे? यस सर। तो बेटा फिर तो टॉपल हो जाता वहीं पे, कोई सर कंडीशन। अगर सर फोर्स मतलब 5 न्यूटन लग रहा है तो फिर सर वो 40 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन तो राइट साइड को शिफ्ट होगा, तो फिर हाँ, सर उन दोनों का रिजल्टेंट एक निकलेगा, वही घुमाएगा ना उसे? वही क्या करेगा बेटा, बोलो। सर वही उसे मतलब घुमाएगा उस ऑब्जेक्ट को। हाँ अच्छा रुको मैं समझाता हूँ बेटा। शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो, मैं तुमसे एक सिंपल सी कंडीशन इमेजिन करने को बोल रहा हूँ। ऐसा सोचो, ये 20 न्यूटन नीचे लग रहा है और ये इधर से 5 न्यूटन लग रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट नहीं होता सपोज, तो तुम बताओ पॉइंट पी के अबाउट अगर यही नॉर्मल रिएक्शन की पोजीशन होती तो 5 का टॉर्क लगता, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क लगता, हाँ, इसका टॉर्क, हाँ। बट बेटा बॉडी उड़ती तो नहीं है, तो एन इक्वल टू एम जी रहता है, तब ये दोनों टॉर्क तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या 5 न्यूटन एक छोटा सा फोर्स देके तुरंत उसको टॉपल करा देता क्या? बेटा बॉडी को टॉर्क मिलेगा तो वो घूमेगी। अब तुम मुझे बताओ, ऐसे तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी दीवार को फूक मारेंगे, वो टॉपल कर जाएगी बेटा, ऐसा होता नहीं है ना? वो क्यों नहीं होता है? कॉमन सेंस से सोचो जरा। तुम जैसे ये फोर्स अप्लाई करते हो, एम जी तो बेटा मास की पोजीशन की वजह से रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन बोलेगा दोस्त
मैंने तो शिफ्ट करना है। अब मैं इस तरफ आ जाऊंगा और हम दोनों मिलके तेरे को कैंसिल करेंगे। बेटा एन अब वही टॉर्क नहीं देगा, एन का टॉर्क कम हो गया, आप देख नहीं पा रहे हो, हाईएस्ट एन का टॉर्क यहाँ पे है और आखिरी पॉइंट पे जाते जाते एन का टॉर्क 0 हो जाएगा। जितना इसका टॉर्क बढ़ेगा 5 न्यूटन का, यानी एफ का टॉर्क बढ़ेगा, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कम होगा, ताकि एमजी से बैलेंस रह सके। क्या अब आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई बेटा? जी सर। वो किसी भी तरफ नहीं जाना चाहिए। बैलेंस मतलब बैलेंस, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज। आई होप बेटा अगर आप एक बार ना कॉपी पेन लेके सोचोगे ना। हाँ बेटा सब समझा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा पेशेंस दो मुझे। मैं कार वाले एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ ना। देखो बेटा आपको ये बात समझ आ गई शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल एक्शन? तो बेटा देखो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि टीचर आपको ये बेसिक केस पढ़ाएगा अलग अलग 15-20 एंगल से, लेकिन जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है। कि सपोज वो पूछ रहा है कि बेटा फोर्स बढ़ाने से, कैपिटल एफ बढ़ाने से, ये फोर्स बढ़ाने से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू या नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता है क्या? आंसर होगा कांस्टेंट रहता है। शिफ्ट होता है क्या? हाँ। कहाँ पे? टुवर्ड्स राइट। और टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। आप आई होप मेरी बात समझ पा रहे हो। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जो पेन साथ में चला रहे होंगे। आप ऐसे नहीं रट्टा मार सकते कि सर आपने ये केस करा दिया हमारा आंसर हो गया। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इट्स अबाउट टॉर्क, कि किसी तरह बॉडी टॉर्क इक्विलिब्रियम में है, अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया तो वो घूम जाएगी किसी पॉइंट के अबाउट। अच्छा बेटा एक बच्चा मुझसे चैट पे पूछ रहा है, सर वो कार वाला एग्जांपल का क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास नीचे क्यों होना चाहिए? अच्छा एक चीज मुझे बताओ बेटा, अगर किसी कार में सेंटर ऑफ मास नीचे है या फ्लैट टाइप ऐसी कार है, बिल्कुल कहाँ गई हमारी फ्रंट पेज की कार, ऐसी कार है, ठीक है, ये टायर भी थोड़े से ऐसे ऐसे हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, जैसे फॉर्मूला 1 की कार देखते हो ना आप लोग, कैसे बिल्कुल ग्राउंड से चिपका के बनाते हैं। अब जरा उसमें देखो, अब जरा यहाँ पे इसको ना ऐसे सोचो कि जितनी लंबी इस कार की विड्थ कर दोगे, कहाँ गया बेटा हमारा रिजल्ट, यहाँ पे रहा ना। अब बताओ हमारा बी कैसा होना चाहिए बेटा, बी लंबा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए बताओ? इस फिगर को देखो बेटा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि अगर हम टॉपलिंग चाहते हैं, तो टॉपलिंग अगर मतलब हम लोग नहीं चाहते तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? सर बी को लंबा करना। हाँ, क्योंकि बेटा टॉपलिंग होने के लिए ये ये बड़ा होना चाहिए म्यू, मतलब ये बड़ा होना चाहिए इससे। तो अगर बी बढ़ेगा तो टॉपलिंग होने में दिक्कत आएगी। और या तो आप बोल सकते हो कि हमें किसको छोटा करना पड़ेगा बेटा, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ए को छोटा कर देते हैं और बी को बड़ा कर देते हैं, तो टॉपलिंग नहीं होगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बेटा देखो मुझे किसका टॉर्क बड़ा चाहिए, एफ का, टॉपल कराने के लिए। मुझे किसका टॉर्क छोटा चाहिए, एमजी का। तो एमजी का टॉर्क कैसे छोटा होगा? बेटा मैं एंटी टॉपलिंग चाहूंगा ना रियलिटी में। टॉपलिंग तो ये हुई ना कि सर एफ का टॉर्क बड़ा हो जाए, पर अगर मैं क्या मैं चाहूंगा कि मेरी कार टॉपल करे? बेटा मैं कभी नहीं चाहूंगा। तो मैं हमेशा इसका उल्टा चाहूंगा कि सर एम जी इंटू बी बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन ए इंटू एफ, यानी ए छोटा हो जाए और बी बड़ा हो जाए। क्या आपको समझ आई? रियल लाइफ की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सर हमें नहीं चाहिए कि हमारी कार टॉपल करे। अब खुद बताओ बेटा, अगर मैं बी को बड़ा बना रहा हूँ, यानी मैं चाह रहा हूँ मेरी कार लंबी हो, लंबी कार बेटा बी की इंक्रीज हो रही है, और अगर मैं ए को छोटा करूंगा तो अपने आप बेटा तुम सोचो ना कि जैसे ए छोटा होगा अपने आप ग्राउंड के पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। और वही बात मैंने तुमसे बोली थी कि वी विल ट्राई टू मेक सच ए कार जिसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के नियर हो, तो ऐसी कार टॉपल नहीं करती है। बेटा आपको मेरी बात समझ आई? अगर हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी कार टॉपल करे, तो वी विल मेक लाइक कि कहीं ना कहीं ये जो बी की लेंथ है, जैसे यहाँ पे देखो, नहीं नेक्स्ट पेज पे हमने बी शायद ये बनाया था, हाँ, बी जो हमारा है वो कार की लेंथ है और ए उस कार की हाइट है। बेटा किसी ने कन्वर्टेबल कार देखी है कभी बेटा? बेटा हैव यू सीन कन्वर्टेबल कार? वो हमेशा इस तरह से दिखती है। बेटा अगर आप कन्वर्टेबल कार को देखोगे तो सिंस बेटा उसका जो
बेटा कन्वर्टेबल टॉप कार वो होती है जिसका रूफ ऊपर से हटाया जा सकता है। तो आप हमेशा देखोगे उसके आगे पीछे एक लंबी सी स्लाइड टाइप की रहती है। मतलब उस कार का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपको, रुको मैं कार को अच्छे से बनाता हूँ। आप एक बात देखना बेटा, जैसे होता है ना कि इंडियंस कार कुछ फ्लैट टाइप की बना देते हैं। वो वाली कार देख लो ना बेटा, वैगनार ऐसी बना देंगे, फ्लैट पीछे से। लेकिन ऐसी कार जिसमें बैलेंस अच्छा चाहिए, जो हाई स्पीड पे चल सकती हैं, तो उन कार्स को हमेशा वो इस टाइप से बनाते हैं, थोड़ी फ्लैट हो और ये वाला पार्ट हल्का हो, ताकि बॉडी बेटा ऊपर ये जो है ना, ये इसका कोई वेट नहीं होता, सारा सेंटर ऑफ मास नीचे रहे और कार लंबी जाए। बेटा कई बार पीछे और आगे में से सिर्फ एक जगह इंजन होता है, फिर भी वो पीछे ऐसा शेप बनाते हैं ताकि जो बी की साइज है वो बड़ी हो जाए और कार टॉपल ना करे। और टॉपल होने के चांसेस कैसे होंगे, किस कार के होंगे बेटा? नैनो के होंगे, वैगनार के होंगे। लेकिन जो कार्स के बीच में ऐसे पीछे थोड़ा सा लंबा रहता है और आगे लंबा रहता है, जिनकी लेंथ बड़ी रहती है, उन कार की टॉपलिंग के चांसेस कम होते हैं। तो हम लोग सिक्योरिटी बाद में देखते हैं और पैसा पहले देखते हैं, इसलिए हम वैसी कार्स खरीद लेते हैं। बेटा यहाँ तक समझ आया तुम्हें? क्या मैं आगे बढ़ूँ? और बेटा इसमें सारे पॉइंट जो हैं वो क्रिटिकल हैं। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ व्हाट विल हैपन बाय इंक्रीजिंग एफ, तो आंसर होगा नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा। बेटा अगर आप कभी भी जेई एडवांस का पेपर देखोगे या नीट का पेपर देखोगे, दे आस्क, जैसे जेई एडवांस क्या है, वो 5, जैसे एक 4 ऑप्शन होते हैं ना, वो 4 क्वेश्चन हो सकता है उसमें छोटे छोटे, तो उसमें हमेशा कॉन्सेप्ट मल्टीपल लगेंगे एक साथ, C1 C2 C3 C4, 4 कॉन्सेप्ट एक साथ। लेकिन बेटा जेई मेंस और नीट में वो एलोन पूछे जाएंगे, पर टफनेस लेवल एक ही है बेटा, टफनेस लेवल इज सेम। हाँ, हाँ बेटा, दोज 90s कार वर, मैं अभी धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ चैट बेटा सबके भी। हाँ बेटा मैं देख पा रहा हूँ। बेटा जो दोज 90s कार ना, वर बेटर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, एंड देयर बॉडी वाज बेटर, क्योंकि वो प्योर स्टील या जिसकी भी बनती थी। अभी तो सारा का सारा फाइबर भर दिया है। यू जस्ट सी कि आप मुक्का मार के डैम्प कर दोगे उसको, मतलब पिचका दोगे। डेंट वेंट पड़ते हैं ना, पहले कार्स को आप हाथ से मारो कुछ नहीं होता था, अब कार ऐसी नहीं रह गई है बेटा। लेकिन बेटा पढ़ाई पे रहते हैं। आप मेरा एक पॉइंट समझो, मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, कार टॉपल क्यों नहीं की, और हमारी कार टॉपल तब नहीं करेगी जब आप इस इक्वेशन को आके देखोगे तो आपको समझ आ। एक बच्चा पूछ रहा है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। अगर आप यहाँ देखोगे तो टॉपलिंग की कंडीशन ये है, टॉपलिंग का उल्टा क्या होगा? जब आरएचएस डोमिनेट करे और एलएचएस कम हो जाए, और वो तब होगा जब बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। ए छोटा हो गया, बी बड़ा हो गया, नो टॉपलिंग। तो बी बड़ा होने का मतलब कार की लेंथ बड़ी होनी चाहिए, और ए छोटा होने का मतलब किसी तरह से सेंटर ऑफ मास जमीन के पास आ जाए या काफी कम हाइट पे हो। देखो बेटा, या इसके पास हो पॉइंट के। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा मैं चैट पढ़ पा रहा हूँ, रुक जाओ। देखो बेटा, अब मैं आपको कंडीशन वाइज समझाता हूँ। अब मैं कहीं पे भी एग्जैक्ट बाउंड्री पे नहीं लूंगा, मैं आपको ऐसा केस दे रहा हूँ कि फोर्स को मैं एच हाइट पे ले रहा हूँ, फ्रिक्शन अभी भी सफिशियंट है, mg इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है बेटा, और ये तुम्हारा b/2 डिस्टेंस हो जाएगा अगर टोटल लेंथ b है तो। अब मैं आप लोगों से बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूँ, टॉपलिंग निकालो। टॉपलिंग होनी चाहिए, टॉपलिंग होनी चाहिए का मतलब क्या है? नॉर्मल एक्शन यहाँ से पास कर चुका होगा, अगर टॉपलिंग हो रही होगी तो टॉर्क ऑफ एन इक्वल टू टॉर्क ऑफ एफ इक्वल टू 0 आएगा, और कैपिटल एफ का टॉर्क और mg का टॉर्क को ध्यान से देखो, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे बॉन्ड पॉइंट पी। इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी की रोटेशनल टेंडेंसी स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है बेटा, स्टार्ट बोलूंगा। तो उस केस में कैपिटल एफ का टॉर्क कितना आएगा पॉइंट पी के अबाउट? कैपिटल एफ का टॉर्क आ जाएगा, जस्ट टॉपलिंग की कंडीशन बता रहा हूँ बेटा, कैपिटल एफ का टॉर्क हो जाएगा एच इंटू एफ, और mg का टॉर्क कितना आ जाएगा बेटा? mg इंटू b/2।
अगर आपसे कोर्स में पूछेगा बेटा तो ऐसे पूछेगा। हाँ बेटा, सही है, सही। देखो बेटा, आप ऐसे सोचो, आपसे वो ऐसे पूछेगा व्हाट इज एफ मिनिमम, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर mg d by 2h। इफ h इज फिक्स्ड, सपोज h फिक्स है और आपको मिनिमम फोर्स पूछा है तो ये। अच्छा बेटा, क्या आप ये बात देख पा रहे हो, अगर मैं h को बढ़ा दूं या f को बढ़ा दूं तो टॉपलिंग होएगा, दोनों केस में होगा। तो अगर h फिक्स्ड है तो मुझे मिनिमम एक f रखना पड़ेगा फॉर टॉपलिंग, ताकि मैं इससे बड़ा हो जाऊं। तो f min में मैं ये एज्यूम करता हूं h फिक्स्ड है, h फिक्स्ड है। या तो मैं इसी चीज को उल्टा करके पूछ सकता हूं, मैं बोलता हूँ ठीक है h फिक्स्ड नहीं है, f फिक्स्ड है, तो तुम इस f को ऊपर ले जाओगे, f बेटा ऊपर ले जाओ, h बढ़ जाएगा। तो ऐसा मैं पूछ सकता हूँ व्हाट इज h मिनिमम, अगर फोर्स फिक्स्ड है। बेटा प्लीज मेरी बात सुनना, इन दोनों का प्रोडक्ट इससे ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, दोनों एज ए होल मल्टीपल में। अगर मैं बोलूं f फिक्स्ड है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो फिक्स्ड है, तो वही चीज, यही आंसर मैं एच मिन के टर्म्स में पूछ दूंगा इसी इक्वेशन से। एच मिन कितना आ जाएगा बेटा, एम जी बी बाई 2f। दोनों एक ही चीज है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। बेटा यहां तक आपको समझ आया? और मैं कोशिश कर रहा हूँ टॉपलिंग में जितनी भी थ्योरी बन सकती है मैं यही बना दूं क्लास में। ये समझ आया बेटा? आगे बढ़े। ओके बेटा, हाँ ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, वो आपको जहां पे मैं ये समझाने, बेटा मैं पीछे वाली फिगर पे बना देता हूँ, और यहाँ जगह थोड़ी सी कम है तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बट आई रियली वांट कि आप यहीं पे एक ही जगह पढ़ लो। आप सबसे पहले ये बात ऑब्जर्व करते हो कि एफ एंड एच वेरिएबल्स हैं, चेंज हो सकते हैं, हमें उनके प्रोडक्ट से मतलब है। तो क्यों ना मैं डिफरेंट केसेस ले लेता हूँ, मैं थोड़ा अच्छे से लिखना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 बन जाएंगे, हाँ 5 बन जाएंगे। पहले 3 केस में, इन फर्स्ट 3 केस, हमारी जो हाइट है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं वो एच मिन से कम है। अच्छा, कम हाइट पे टॉपलिंग होगी कि ज्यादा हाइट पे होगी? सर ज्यादा हाइट पे। तो इन तीनों को मैं क्या बोलूंगा, नो टॉपलिंग केस, टॉपल नहीं होगा बेटा, नो टॉपलिंग। ठीक है। अगर मैं इसके साथ, तो बेटा बताया जेई जब एडवांस या नीट या जेई मेंस में जब वो एक चीज को स्ट्रांग, मतलब एक पार्ट टफ करना चाहते हैं ना, तो वो ऐसे कर देते हैं। वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, क्योंकि बेटा रट्टा मारना बहुत ईजी होता है कि कार लंबी होनी चाहिए और उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा, मतलब कार पिच की हुई होनी चाहिए, तो बच्चे बड़ी जल्दी रट्टा मार लेते हैं। इसलिए वो बचने के लिए समझने वाले क्वेश्चन पूछने लगते हैं, वो आपको इसके साथ कंडीशन लगा देंगे। अब मुझे बताओ, अगर म्यू एम जी एफ छोटा है म्यू एम जी से, तो क्या होगा? बेटा हम तो चाहते हैं एफ छोटा हो ना, तो इसको पहली कंडीशन को क्या बोलोगी, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बॉडी स्लाइड नहीं करेगी ना बेटा, हम फ्रिक्शन से छोटे हैं, कैपिटल एफ इज लेस देन फ्रिक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, नो स्लाइडिंग, नो टॉपलिंग। अब मेरी बात समझे बेटा आप? जब आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऐसा लिखा होगा कि अगर एच एच मिन से छोटा है और एफ म्यू एम जी से छोटा है, तो व्हाट इट मीन्स, तो आपको होगा 4-5 ऑप्शन लिखे होंगे, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, नो टॉपलिंग नो स्लाइडिंग। अब सपोज नेक्स्ट वाले केस में मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ कि एफ इक्वल टू म्यू एम जी, आप ऐसे बोलोगे सर नो टॉपलिंग बट स्लाइडिंग। ये कैच किया बेटा आप लोगों ने? स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, अगर कैपिटल म्यू एम जी के बराबर हो गया तो उसके बाद फ्रिक्शन तो रोक नहीं सकता, स्लाइडिंग विल जस्ट जस्ट स्टार्ट लिख देना। सर हाँ बेटा। सर एच मिन बड़ा होगा एच से, तो कैसे टॉपलिंग नहीं होगा? नहीं बेटा, ये जो एच है ये बड़ा नहीं छोटा लिखा है ना, देखो ना, क्वेश्चन रीड करो। हाँ सर, मैं बस उसका वही बोली। अच्छा बेटा देखो, एच मिन मैं समझाता हूँ बेटा। सपोज
तुम्हारा जो फोर्स है ना, फोर्स, अगर सपोज मैंने तुमको बोला कि एक फोर्स वो फिक्स्ड है, ठीक है, उस केस में अगर तुम बस ये सोचो कि ये प्रोडक्ट बड़ा होने से मेरी बॉडी टॉपल करती है क्योंकि फोर्स घुमाना चाह रहा था उसको, तो अगर मैं एच को छोटा करूंगा तो बॉडी टॉपल नहीं करेगी ना बेटा, अगर एफ फिक्स्ड है। आप वैसे सोचो, अगर एच मीन से तुम बेटा देखो, अगर एफ फिक्स्ड है तो मुझे एक एच मीन चाहिए ही चाहिए, ये समझ आई? यस सर। अब मैं वो देख रहा हूँ, वो मैंने कौन सा केस लिया, मैंने लिया मेरा एच मीन से छोटा है, ये केस हो गया ना जस्ट। एच मीन सर इस केस में एफ फिक्स्ड है। बेटा हर एक, बेटा एफ फिक्स्ड है, मैं अलग अलग ले रहा हूँ कि एक बार एफ म्यू एम जी से छोटा ले लिया। देखो ना, फिक्स्ड का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ, बेटा मतलब वो वेरी नहीं कर रहा है। इट्स लाइक कि मैं एक केस ले रहा हूँ जिसमें उसकी फिक्स्ड वैल्यू म्यू एम जी है, अगला केस ले रहा हूँ जिसमें उसकी फिक्स्ड वैल्यू, मतलब एक केस में उसकी म्यू एम जी से एक छोटी वैल्यू है। बेटा देखो ना, ये वाला केस में हम लोग, अगर मैं एफ को एक बार छोटा लूँ म्यू एम जी से और एच को एच मीन से छोटा लूँ तो क्या होगा? आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। उसके बाद मैं एफ को फिर से एक फिक्स्ड वैल्यू ले रहा हूँ, दैट इज म्यू एम जी। अब म्यू एम जी में वो जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट करेगा, पर सिंस अभी भी एच उसका एच मीन से छोटा है, इस वैल्यू से मिला के, बात समझे बेटा? तब यस सर। टॉपल नहीं करेगा। फिर हम तीसरे केस में आते हैं और लेट अस से कि एफ इज ग्रेटर देन म्यू एम जी। अब क्या होगा बेटा बताओ? टॉपल तो कर नहीं रहा है, बट क्या करेगा अब? स्लाइडिंग। देखो बेटा, अगर तुम लोग समझदार होगे तो ये टेबल अच्छे से बना रहे होगे। मैं इस पेज पे रख रहा हूँ ताकि आपकी विजुअलाइजेशन बढ़े, आपको इमेजिन भी हो साथ साथ, ये एचमीन क्या दिख रहा है, एच एफ वाला प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला समझ आए। फोर्थ और फिफ्थ केस ऐसा है, सपोज मैंने एच इक्वल टू एच मीन ले लिया। अब इस केस में वो जस्ट टॉपल करेगा, आपको समझना पड़ेगा, इट विल बी जस्ट टॉपल केस, वो घूम सकता है बेटा। और अगर मैंने एफ इक्वल टू, बेटा जो लेना है मैं ले लूँ, मान लो सपोज मैंने म्यू एम जी ले लिया, तो इस केस में जस्ट टॉपल करेगा और जस्ट स्लाइडिंग करेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कभी भी इक्विलिब्रियम होता है ना, तो बॉडी जो कर रही होती है वो करती रहती है। अब पांचवें केस में सपोज मैंने लिख दिया एच इज ग्रेटर देन एच मीन, इस केस में क्या होगा बेटा? 100% टॉपलिंग, टॉपलिंग तो होके रहेगी। ठीक है बेटा, तब हमें उसको कोई रिलेशन नहीं होता। मुझे मतलब वो जो कैपिटल एफ है वो कितना भी छोटा है, जब मैं एच मीन से ऊपर ले चुका हूँ हाइट, अब तो टॉपल करेगा ही करेगा, क्योंकि एच मीन मैंने ऑलरेडी एफ को कंसीडर करके ही बनाई है। क्या बेटा आपको बात समझ आई? एक बच्चा जो जे एडवांस देगा ना, उसको वहाँ ये लैंग्वेज फॉर्म में दिया होगा, ए ऑप्शन में ये लिखा होगा, बी में ऐसा लिखा होगा। अब बच्चा सोचेगा कि हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था कि भाई कार लंबी होनी चाहिए और ए छोटा होना चाहिए, मतलब उसकी हाइट छोटी होनी चाहिए। और बेटा इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेन कार्स में, जो करोड़ों की कार्स आती है, उसमें ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 0 रहता है, सो दैट सेंटर ऑफ मास जितना नीचे आ सके उतना नीचे, ताकि वो हाई स्पीड पे जा सके विदाउट टॉपलिंग। अगर वो रिज या किसी फैक्टर से टकराएं तो टॉपल नहीं करें, जस्ट वो स्लाइड करते रहें। बेटा क्या मैं आगे बढ़ूं? आप बोलोगे तो मैं इस चीज को दोबारा लिखवा दूंगा, क्या मैं इसे लिखवा दूं दोबारा? क्या आपको दिख रहा है? प्लीज बेटा टेक ए स्क्रीनशॉट इफ नीडेड। एच लेस देन एच मीन टॉपलिंग नहीं होगी, बट इन सब का भी रोल है बेटा। हाँ बेटा। बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये बात समझ जाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, याद कर ले रहा है। टीचर ने जब, वो चाहते नहीं है कि, बेटा देखो उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कोचिंग कर रहा है, किसी टीचर से पढ़ रहा है, उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि बच्चा समझ के आ रहा है कि नहीं। तो वो समझ जाते हैं कि बच्चा एक केस याद करके आ सकता है, तो ऐसे बच्चों से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं चलो अंडरस्टैंडिंग में फंसा देते हैं इनको। कैसे फंसा सकते हो अंडरस्टैंडिंग में? बेटा वो आपको ऐसे केस दे देंगे, सपोज मैं आपको पूरा ऐसे दे देता हूँ, एम सपोज आपका 5 kg ले लिया गया और म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, 0.8 ले ली मैंने, और ये हाइट मैंने कुछ 2 मीटर ले ली, और यहाँ पे मैं
मैं सिर्फ 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और ये जो लेंथ है ये मैंने 6 मीटर ले ली ऐसे। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर म्यू देखो काफी अच्छा है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, 5 केजी की बॉडी है, तो वो आपसे पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास से, आप प्लीज बेटा इसको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना घर में, चाहो तो मैं कर दूं, आपकी मर्जी है। वो आपसे बिना वैसे बोलेगा व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास लाइन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन अगर ऐसे लग रहा है तो ये एक्स दूरी कितनी होगी, वो ये पूछेगा कि नॉर्मल रिएक्शन कितना शिफ्ट हो चुका होगा या शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और जिस बच्चे ने समझ के किया है उसके लिए तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, वो बोलेगा सर इट्स ऑल अबाउट टॉर्क इक्विलिब्रियम ना, 6 × 2। देखो बेटा ये 6 × 2 ऐसे लगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा कि सर अगर टोटल लेंथ 6 मीटर है तो ये वाली तो 3 मीटर होगी ना, सेंटर ऑफ मास वाली, पॉइंट पी के अबाउट, और नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे घुमाएगा पी के अबाउट सोचो, तो बोलेगा सर ये आ जाएगा मेरा 3 - x × n, 3 - x × n, और n भी बेटा कितना रहता है 5 kg, तो 5g होगा, इक्वल टू mg कितना टॉर्क देता है mg × 3, खत्म बेटा, क्योंकि mg ऐसे दे रहा था, देखो नेट एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज, और बच्चे का आंसर आ जाता, ये कॉन्सेप्ट होता। आप मेरी बात समझ गए बेटा कि आप रट्टा मार के सिर्फ वो वाला केस कर लेते हैं बच्चे जिसमें नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आता ही नहीं है, कि सर लिमिटिंग वाला केस, जस्ट टॉपल होने वाला केस, और वो पूछ देता है कि किसको नॉर्मल मतलब टॉपलिंग की थ्योरी समझ आई कि इट्स अबाउट शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो आपसे वो पूछ लेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है। बेटा क्या आपको ये केस समझ आ गया? मैं छोड़ दो वैल्यू पुटिंग करके, आप कर लोगे इसे? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब फिर होता है कि बच्चा याद कर लेता है कि सर हम तो समझ गए, तो फिर वो क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है अंडरस्टैंडिंग जिसको है वो वेरिएशन झेल सकता है, वो ऐसा केस। बेटा आई होप ये शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वाला आपने ये केस अच्छे से लिख लिया हो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो, क्लास के बाद एटलीस्ट क्लास नोट्स पूरे कर लिया करो बेटा। कभी भी 2 घंटे की क्लास आपको कम से कम 8 घंटे बिजी रखती है अगर आप सही में पढ़ रहे हो तो। एक वॉल ले लिया उन्होंने, वो समझ गए कि बच्चा अब तो हॉरिजॉन्टल वाला केस 3-4 बार पढ़ लिया, तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं एक वर्टिकल वॉल ले लेता हूँ और देखते हैं इसको समझ आया है कि नहीं। वो क्या करेगा, आपको ऐसे दे देगा, चलो ठीक है बेटा ये लो, ये लो, करो अब इसको। अब बोलोगे सर हो क्या रहा है? बेटा एक ब्लॉक ले लिया, लेट अस से इसकी ये डायमेंशन बी और ए ले लो, और फिर वो बोल रहा है कि यहाँ पे आप बिल्कुल मिड पॉइंट पे सोचो कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हो, और ये एम जी है, और ये रफ वॉल है, तो ठीक है रफ वॉल है तो ये एफ लगाओगे तो अच्छा ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, अच्छा तो ऐसे आपका फ्रिक्शन आ जाएगा। यहाँ पे रुको मैं थोड़ा इसको बना देता हूँ कि सर ऐसे मेरा फ्रिक्शन आ गया, हाँ बेटा सही है। अब वो आपसे धीरे से पूछ देगा, सब कुछ दे के, सपोज ये पॉइंट पी ले लिया, व्हाट इज लोकेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बाई वॉल। अब बच्चे को समझ नहीं आता कि टॉपलिंग का केस है या उसकी थ्योरी से रिलेटेड है, क्योंकि उसने तो अंडरस्टैंडिंग की जगह कहीं ना कहीं फॉर्मूला याद करने की कोशिश की थी। अब मैं ऐसा समझाता हूँ ऐसा क्यों है। अब बताओ बेटा, हम हमेशा अब तक क्या सोचते आए हैं, फोर्थ इक्विलिब्रियम, तो हम ऐसे सोचेंगे सर अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो एम जी तो स्मॉल एम एफ से कैंसिल हो गया सर। अब बच्चा तुरंत यहाँ जाके सोचता है सर दीवार से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, तो सर मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट क्यों हुआ। सर देखो ना सब बैलेंस्ड है। अब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि हाँ कैपिटल एफ इतना है कि फ्रिक्शन से इसको रोक ले रहा है, ऐसा होता है ना कि आप दीवार पे एक किताब चिपका के उसे रोक लो, तो आप बोलोगे सर कहाँ नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा। बेटा रीजन क्या है कि हम
लीनियर मोशन से निकल के रोटेशन में घुस ही नहीं पाते हैं साइकोलॉजिकली। फोर्स इक्विलिब्रियम सब कुछ थोड़ी ना होता है, टॉर्क इक्विलिब्रियम भी चाहिए। अब इस पॉइंट पी के अबाउट सोचो, अगर नॉर्मल एक्शन यहाँ रहा तो बेटा ये तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा कैपिटल एफ फोर्स दीवार में तो नहीं घुसा देगा इसको, बुक को। अगर सपोज इस बुक या ब्लॉक ले रहे हो तो दीवार में तो घुसने वाली नहीं है, तो ये तो ब्रह्म सत्य है, ये चेंज नहीं होगा, ये तो चेंज नहीं हो रहा। तो तुम ये तो देख पा रहे हो पी के अबाउट एफ का टॉर्क कितना लगेगा बेटा, देखो कैसे लगेगा। अगर बेटा इस लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे बढ़ा लिया करो, तुम्हें कंफ्यूजन है उसको बढ़ा लिया करो, और तुम आके देखोगे अगर मैं नॉर्मल एक्शन को वहीं लूं तो नॉर्मल एक्शन और फोर्स का टॉर्क परपेंडिकुलर दूरी सेम यही मिलेगी a/2। अगर तुम सोचते हो कि नॉर्मल एक्शन वहां रहना चाहिए तो बेटा देखो नॉर्मल एक्शन, और मैं ऐसे बोलता इफ यू आर थिंकिंग कि नॉर्मल एक्शन यहाँ ही होना चाहिए, तब तुम बेटा टॉर्क ऑफ एन एग्जैक्टली कैंसल हो जाता टॉर्क ऑफ एफ से। अब बेटा खत्म ये दोनों। अब तुम बताओ पॉइंट पी के अबाउट इसकी तो हिम्मत कभी नहीं होती, वो बोलता है देखो भाई मैं मेरी तो लाइन ही वहीं से पास कर रही है, लाइन ऑफ एक्शन मेरा पी से पास कर रहा है, तो भाई दोस्त मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, मेरे से ये सब बातें मत करो, ये टॉर्क वॉर्क दो, इसकी तो हिम्मत ही नहीं हुई। अब बचा कौन, एम जी। तुम मुझे बताओ एम जी के टॉर्क को कौन कैंसिल करेगा, इसको काउंटर कौन करेगा, कौन इसको घूमने से रोकेगा, ये जो घूम रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन रोक रहा है। क्या अब आपको मेरी बात स्ट्राइक की। Who will stop mg for making it rotate about point p। अगर आप सोचोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा, क्योंकि ना हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन तक पढ़ रहे होते तो हमारी एफबीडी ऐसे भी बड़ी अच्छी लगती है। अब ना थोड़ा सा समझदार बन जाओ और ऐसे एफबीडी बनाओ कि सर ऐसे नॉर्मल एक्शन लेते हैं चलिए, और फोर्स को ऐसे लेते हैं सर, फ्रिक्शन को सपोज आपने ऐसे ले लिया सर, बट आपको उसको ब्लॉक वाइज ही बनाना पड़ेगा कि आप समझो कि टॉर्क का इफेक्ट भी आ रहा है सब पे। अगर पॉइंट पी के अबाउट ले रहे हो तो आपको टॉर्क का इफेक्ट सोचना पड़ेगा। मतलब अब आपकी एफबीडी जब एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए बन रही है तो आपको हमेशा किस तरह सोचना पड़ेगा कि लाइक सर ऐसा हो रहा है सर, सर नॉर्मल एक्शन यहाँ थोड़ा नीचे से पास कर गया सर, एफ तो आपने मिड पॉइंट से पास करा दिया, एम जी ऐसे आ गया सर, फ्रिक्शन यहाँ से चला गया सर, इस पॉइंट के बाद अब सोचो बेटा। अब तो तुम कह सकते हो ना बेटा यहाँ पे खड़े होके पॉइंट पी के अबाउट कि नॉर्मल एक्शन कैसे शिफ्ट करेगा, क्योंकि रियल डायग्राम बेटा ऐसे बनेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ अगर आप थोड़ा सा समझ चुके हो तो। अगर मैं एम जी को ऐसे भी ले रहा हूँ और एफ को यहाँ पे ले रहा हूँ, अब अपने दिमाग में इसको बढ़ा लिया करो, लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे बढ़ा के यहाँ लेते आया करो, यहाँ सर एफ यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पी के अबाउट निकालना है, ये फ्रिक्शन एफ तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये वर्टिकल वॉल है बेटा। अब नॉर्मल एक्शन को मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ और आपको ये सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, आप देख चुके थे कि अब मैं सारे फोर्सेस को टॉर्क से समझाने की कोशिश करता हूँ पॉइंट पी के अबाउट। मैं कलर चेंज कर दूंगा ताकि आप ध्यान दे पाओ। एफ ने टॉर्क कैसे देगा, पी के अबाउट एफ टॉर्क देगा क्लॉकवाइज, एफ टॉर्क देगा 0। नॉर्मल एक्शन कैसे टॉर्क देगा बेटा, बताओ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल एक्शन कैसे टॉर्क देगा, एंटी क्लॉकवाइज। एमजी कैसे टॉर्क देगा, एंटी। सर एंटी क्लॉक। तो अब आपकी फाइनल थ्योरी कैसे लगेगी बेटा, वो पूछ लेगा अच्छा नॉर्मल एक्शन कितना नीचे गया, एक्स कितना हुआ। बेटा जितना मैं इस टॉपिक की ना हेडिंग, जितना मैं ब्यूटीफुली ये समझाया हूं ना, अब जब क्वेश्चन लगा के उठोगे ना, आपको सिर्फ इन्हीं 3 चीजों में दुनिया दिखेगी जब आप क्वेश्चन समझना शुरू करोगे। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ एक केस कर लेंगे तो हमारा काम कर चल जाएगा टॉपलिंग में, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। लगभग सब में थ्योरी सेम ही लग रही है, बट आपको फील करना पड़ेगा कि सर एक्चुअली में टॉर्क ड्यू टू, बेटा सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जोड़ो। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन कौन से है बेटा, टॉर्क ड्यू टू एम जी। पी के अबाउट सोचो,
प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, इट मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एफ। आप ये लगाओगे, यू विल गेट द पोजीशन ऑफ एक्स, आपको एक्स की पोजीशन मिल जाएगी। नहीं बेटा, एक बच्चा सोच रहा है सर नॉर्मल रिएक्शन तो, अच्छा ऊपर शिफ्ट करना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन को, बताओ। यस सर। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा बेटा उससे? सर जैसे फोर्स सर बढ़ेगा तो टॉर्क बाय फोर्स बढ़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क बढ़ाने के लिए ऊपर शिफ्ट होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा 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 ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ बेटा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप ना सोचो रेजन, मैं आपको जो बता रहा हूँ लगभग वो सही है, लेकिन आप जब तक सोचोगे नहीं वो परफेक्ट नहीं होगा। मान लो एक बच्चे के मन में ये ख्याल है, जैसे इसके मन में आया, ये एक्चुअली सोच रहा है तो इसके मन में आ रहा है, जो बच्चा घर में कॉपी पेन उठाएगा उसके मन में ख्याल आना शुरू होंगे। चलो ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि सर एफ ऐसे लगा रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन को तो ऐसे हो जाना चाहिए, ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपके कहने का मतलब है, अगर मैं एफ को अब बढ़ाऊंगा, है ना बेटा, अगर मैं एफ को बढ़ाऊंगा तो चलो ठीक है, तुम बताओ पॉइंट पी के अबाउट ये दूरी कुछ होती, मिड पॉइंट, जैसे मैं कुछ डिस्टेंस ले लेता हूँ, सपोज ये डिस्टेंस मैंने ए ले लिया, तो टॉक ड्यू टू एफ कितना आता है, एफ इंटू ए बाई टू आता, देख पा रहे हो ना बेटा, ये दूरी लेनी देती है फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी। यस सर। आराम से सोचो, टेक योर टाइम बेटा, मैं चाहता हूँ कि अभी सोच लो, एग्जाम में गलती ना करो या घर पे कुछ इलॉजिकल ना सोचो। आपका ये ए बाई टू हुआ, अब आप सोच रहे एम जी, बेटा एम जी का तो कभी चेंज होगा नहीं, सपोज ये बी है तो एम जी तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो एम जी इंटू बी बाई टू, ये दूरी देखो बेटा एम जी के टॉर्क के लिए। इस बार भी जेई में इतना प्यारा आसान सा क्वेश्चन आया था ना, पर वो टॉर्क बैलेंस पे था, जो बच्चा वो टॉपलिंग ही था टेक्निकली। देखो एम जी इंटू बी बाई टू। अब टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, अब ये बोल रहा है कि ए से बड़ा ले, ए बाई टू से बड़ा ले लो, जैसे ये बोल रहा है कि यहाँ कर देते हैं, तो बेटा मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो इस दूरी को मैं यहाँ से सी बोलता हूँ, चलो नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ से दूरी है वो सी बोलता हूँ, परपेंडिकुलर दूरी यहाँ से सी है सपोज, तो आप ऐसे बोलते हैं सर, सर एन इंटू सी आता, देखो परपेंडिकुलर दूरी देखते हैं, समझ रहे हो, ये फोर्स लाइन ऑफ फोर्स है और यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी सी मान ली हमने। चलो अब तुम मुझे कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैं एफ को बढ़ाऊंगा तो क्या होना चाहिए, क्या एम जी इंटू बी बाई टू चेंज हो सकता है बेटा? नहीं सर। सोच लो बेटा, नहीं चेंज होगा ना, है ना। अब तुम कह रहे हो सर मैं तो आरएचएस को बढ़ाऊंगा, एक पॉइंट फिक्स है, तो इसको क्या होना पड़ेगा ये बताओ, एन इंटू सी को घटना पड़ेगा या बढ़ना पड़ेगा? सर बढ़ना पड़ेगा। बढ़ना पड़ेगा। आपको बात समझ आ रही है बेटा? अब देखो जरा, आपको ये बात भी हमेशा समझ आनी चाहिए कि एम जी किसके, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके बराबर होगा बताओ? सर सर फोर्स। एफ के बराबर होगा बच्चा हमेशा। यस सर। अब दोबारा सोचते हैं, एफ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा ये बताओ, स्टेप बाय स्टेप सोचो बेटा। कई बार हम लोग क्विक, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इट्स अबाउट टू वेरिएबल्स, देखो यहाँ पे भी ये बात मैंने आपसे बोलनी चाहिए थी कि एच और एफ दो फैक्टर मिलके बढ़ रहा है, तो आप अगर दो डायमेंशन एक साथ सोचोगे तो आपको पक्का समझ आएगा। अगर एफ बढ़ रहा है और ए बाई टू फिक्स्ड है, अगर एफ बढ़ा, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ तो दो प्लेयर है ना, एन और सी, क्या एफ बढ़ने से एन नहीं बढ़ेगा क्या बेटा? यस सर। अब सी के साथ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? जितना एफ बढ़ा उतना एन बढ़ गया, एम जी बाई बी बाई, एम जी इंटू बी बाई टू भी पहले से है। अब सपोज ऐसा हो रहा है कि तुम सोचो कि नहीं सर, देखो बेटा नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा तुम बताओ, ये बॉडी अगर एफ बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको एक इक्वेशन लिख के देता हूँ, तुम ऐसा सोचो कि सर इसको स्क्वायर शेप टाइप का ले लो, चलो अभी थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन इजी रखने के लिए ऐसा सोच लो कि सर ये ए है,
मैं सर एफ इधर लगा रहा हूँ, इधर, और ये बहुत बड़ा है, और अगर तुम शिफ्टिंग करते करते नॉर्मलाइजेशन को यहाँ ले गए, अब तुम मुझे बताओ mg इधर आ रहा है, पॉइंट पी के अबाउट, फ्रिक्शन का तो कभी कोई रोल आएगा ही नहीं बेटा, तो तुम क्या लिखते सर, n का, mg का और f का, टॉर्क ड्यू टू f, अगर टॉपलिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली हो बेटा, हमेशा याद रखना नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट होके भाग जाता है एक एंड की तरफ, तो टॉर्क ड्यू टू f कितना आ जाता, टॉर्क ड्यू टू mg कितना आ जाता, और टॉर्क ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। अब बताओ यहाँ पे f को, मैं f और n को सेम लिख दूंगा बेटा, हर पॉइंट पे किसी भी तरह ये जो बुक है वो दीवार के अंदर नहीं घुसेगी, तो f हमेशा नॉर्मलाइजेशन के बराबर होगा, तो टॉर्क ड्यू टू f कितना आ गया, f इंटू ए बाई टू, और टॉर्क ड्यू टू mg कितना है बेटा, mg इंटू, ये भी a लिया है तो mg इंटू ए बाई, प्लस टॉर्क ड्यू टू n, दैट f इंटू ए। बेटा तुमको नहीं लग रहा जाती हुई हमने कर दी जाती, समझ आया? यस सर। थोड़ा बहुत तो क्लिक कर रहा होगा ना कि हमने कुछ गलती कर दी। देखो ना, ये अकेले इससे ज्यादा कैसे हो सकता है अगर हम इक्वल लिख के चल रहे हैं तो। तुमको मेरी बात समझ आई? यस सर। यस सर, समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ये चीज अच्छी है कि तुम सोच रहे हो और पूछ रहे हो, अनजान बनने से अच्छा क्वेश्चन पूछना होता है बेटा, बस करंट टॉपिक का पूछो। अब देखो बेटा, मैं आपको एक और बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे सोचो कि वो ऐसे भी हुआ कि सपोज ऐसे मैंने रुको मैं नेक्स्ट पेज में एन को नीचे लेके चलता हूँ, आई होप आप मेरी बात समझोगे। और बेटा प्लीज, अच्छे बच्चे तो ये सब चीजें इतनी बार करते हैं ना कि उनको याद हो जाता है कि एन नीचे लेना है, लेकिन आप समझ जाओ तो बेटर है। सपोज आपने एफ ऐसे लिया, अब एन नीचे शिफ्ट हो रहा है, एम जी इधर है। बेटा मैं चाहता हूँ तुम ये सोचो ना कि एफ अगर, देखो इस पॉइंट पी के अबाउट एम जी ऐसे घुमा रहा है, एन ऐसे घुमा रहा है, तब वो एफ को रोक पाएगा ना। आपको अब मेरी बात समझ आई बेटा? तुम जब एन को नीचे शिफ्ट कर रहे हो तो तुम एन का टॉर्क कम कर रहे हो बेटा, तभी ना एफ का बढ़ा हुआ टॉर्क इन दोनों के सम के बराबर होगा टॉर्क के। क्या आप सोच पाए? और सपोज मैं तुमको यही क्वेश्चन दे देता तो तुमको बस इतना सा करना होता कि लेट अस से सर ये एक्स शिफ्ट हुआ नीचे, नॉर्मल रिएक्शन, और तब आपकी क्वेश्चन आ जाती कि सर एन इंटू ये वाला, बेटा इसको डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, सपोज मैंने टोटल लेंथ बी ले ली, तो ये मेरी सेंटर से जो दूरी होती ये बी बाई टू हो जाती, और मैं नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क लिखता हूँ उसके लिए मुझे फोर्स चाहिए, तो मतलब ये डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर वाला पॉइंट पी से, तो ये दूरी आ जाती मेरी बी बाई टू माइनस एक्स। अब एम जी से जो टॉर्क आता, अगर मैं सपोज इसको ले लेता, बी ही ले लेता, मैं सब यूनिफॉर्म ले ले रहा हूँ बेटा, आप चाहो तो इसको ए ले लेना, प्लस एम जी इंटू बी बाई टू, और ये आता हमारा इक्वल होके एफ इंटू बी बाई टू, और एन को बाद में एफ लिख देना, यू विल गेट योर आंसर। व्हाट इज द शिफ्ट इन एक्स? बेटा क्या तुमको समझ आया? सिर्फ वैल्यू पुटिंग है बेटा, अगर एक बार समझ आना शुरू हो गया तो। यस। हाँ बेटा, यू कैन कंक्लूड लाइक दैट। बेटा बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। आशुतोष ये पूछ रहा है क्या सर हमेशा एन पाइवट पॉइंट की तरफ शिफ्ट होगा? आंसर इज यस। जिस चीज के अबाउट घूमने वाली है चीज, सपोज इसी क्वेश्चन में अगर तुम mg बढ़ा रहे होते तो क्या होता? फ्रिक्शन सफिशिएंट है, वो mg को रोक लेता, लेकिन अगर फ्रिक्शन बढ़ता तो क्या हो जाता? मतलब mg बढ़ता तो क्या हो जाता? क्या तभी बॉडी टॉपल करेगी? सपोज f कांस्टेंट और mg बढ़ रहा है, तो क्या बॉडी टॉपल करेगी बेटा? मैं आपके सोचने के लिए छोड़ दूं या बताऊं? गुड बेटा, एक बच्चा सोच लिया, ठीक है बेटा, गुड। 3 बच्चों ने सही सोचा, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत सोचा, कोई बात नहीं। बेटा क्या आप लोग बेसिक केस समझ गए? टॉपलिंग बेसिक किस चीज के बारे में है?
अब चलो मैं इसमें वेरिएशन ऐड करता हूँ। क्या होगा अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे टॉपलिंग करें तो? बेटा दो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, बट जो बच्चा समझदार होगा वो अभी अपना दिमाग फुल रखा हो। फोकस बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। ये एक ब्लॉक है और ये है। मैं चाहता हूँ कि फ्रिक्शन को मैं एज्यूम करूँ कि बहुत है बेटा, फ्रिक्शन की कमी नहीं है। मतलब ऐसा सोचो, फ्रिक्शन इज लाइक इट इज मोर देन mg साइन थीटा। भाई फ्रिक्शन तुम्हें स्लाइड नहीं करने देगा, वो बोलेगा तुम स्लिप नहीं कर सकते, घूमना है तो इस पॉइंट के अबाउट घूम जाओ, ये अलाउड है। बट ये अलाउड नहीं है कि स्लिप कर जाओ। चलो बेटा क्यों ना एफवीडी बनाते हैं, अभी कुछ नहीं सोचते हैं, अभी सोचते हैं कि चलो ठीक है अभी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इट्स जस्ट लाइक कि अच्छे फ्रिक्शन पे मैंने एक ब्लॉक को रख दिया, एक अच्छे फ्रिक्शन वाले इंक्लाइन प्लेन पे मैंने एक ब्लॉक को रख दिया। अब इसमें क्या केस आ सकता है? हाँ बेटा ऐसे भी सोच लो, बट बेटा रुको थोड़ा पेशेंस रखो, मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ वहां पहुंचो। बेटा प्लीज इस लाइन ऑफ एक्शन वर्ड को समझ जाओ। मैं टॉपलिंग के अभी 15-16 केस बेसिक वाले और करा सकता हूँ, बट जिस दिन तुम समझ जाओगे ना तो तुम ये वाले वर्ड की इज्जत करोगे, लाइन ऑफ एक्शन। अगर कभी भी टॉपलिंग हुई तो सपोज एक पॉइंट था कि mg ऐसे पास कर रहा है सेंटर पास से, लेकिन जब टॉपलिंग होगी ना बेटा तो हमेशा देखना, जब टॉपलिंग को मैं कंप्लीट कह रहा हूँ तो मेरा ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना mg का, वो इस पॉइंट से इधर आना चाहेगा। मैं थोड़ा रुको अच्छे से डायग्राम से समझा देता हूँ। अभी सोचो कि कुछ भी नहीं बोला है मैंने कुछ बोला ही नहीं। अब सोचो ये बी है और ये ए है, मैंने आपको सिंपली बोला एक ब्लॉक रख दिया गया है बी और ए का। अब बेटा क्या होगा ये बताओ, क्या ये टॉपल करेगा? यस और नो? अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो करेगा। एक बच्चा ये कर सकता है कि चलिए सर मैं तोड़ देता हूँ इसको। आई होप बेटा आपको इतना तो याद हो कि तोड़ के इसको mg साइन थीटा लिखते थे और इसको mg कॉस थीटा। अब जब टॉपल करने वाली होगी तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा यहाँ से पहले यहाँ रहता है। जब पॉइंट मास हम मानते थे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होता था ऐसे, बट अब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होके जस्ट बिफोर टॉपलिंग इधर आ चुका होगा। तो मेरे लिए कंडीशन कुछ ऐसे दिख रही होगी, इस इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आ चुका है, सपोज ये पॉइंट पी ही लिखा है, फ्रिक्शन ऐसे है, mg के दोनों कंपोनेंट चाह रहे हैं कि कुछ करते हैं। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है, नो स्लाइडिंग, तब एक बच्चा बड़ी आसानी से कह देगा सर तब स्मॉल एफ मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा। नीचे नहीं जा रहे हो ना तुम, तो फ्रिक्शन तुम्हें रोक ले रहा होगा नीचे जाने से mg साइन थीटा को। अब जरा देखो, मैं चाहता हूं कि ये अपने आप टॉपल ना करे और लिमिटिंग केस भी हो, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे देखो कुछ ऐसा हो जाए किसी तरह से कि ये कंडीशन में देखते हैं, मैं पॉइंट पी पे खड़ा होकर सोचता हूँ भाई क्या हो सकता है पॉइंट पी पे, कौन टॉर्क लगा सकता है? तो आपको कौन कौन से एलिजिबल लग रहे हैं टॉर्क लगाने के लिए? क्या एफ टॉर्क लगा सकता है बेटा? जीरो टॉर्क। No, sir. पॉइंट पी से तुम पास करेंगे तुम टॉर्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाएगी टॉर्क लगाने की? देखो कहाँ से पास कर गया ये, देखो लाइन ऑफ एक्शन इसका कहाँ से पास कर रहा है? एक्सिस से जिसके अबाउट ये घूमने वाला था। यहाँ से भी टॉर्क कितना आया इसका बेटा? जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन और एफ तो चले गए पिक्चर से, अब कौन बचा पिक्चर में? दो लोग है ना पिक्चर में। अब बताओ इस पॉइंट के अबाउट पी के अबाउट mg cos थीटा कैसे टॉर्क लगाना चाहेगा? ऐसे। और mg sin थीटा कैसे लगाना चाहेगा? ऐसे। तो क्या ये टॉर्क एक दूसरे के एंटी नहीं दिख रहे बेटा? दिख पा रहे हो बेटा? Yes, sir. अब सपोज तुमने डायमेंशन बी लिया है, इसका ऐसे बी लिया है, तो मुझे बताओ ये दूरी कितनी आएगी? ये b/2 आएगी ये वाली। और सपोज तुमने हाइट को a लिया है तो ये दूरी कितनी आएगी? a/2 आएगी। तो टॉपलिंग की कंडीशन में क्या होता है, अगर तुम टॉपलिंग चाहते तो mg sin थीटा इंटू
a/2 मस्ट बी ग्रेटर। अगर टॉपलिंग चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी कार जो रखी है इंक्लाइन प्लेन पे वो टॉपल कर जाए, वो ऐसे घूम जाए, उस केस में mg sin थीटा इंटू a/2 मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा इंटू b/2। यहां तक तुम लोग साथ में हो बेटा? नोट कर लिया बेटा? mg कैंसिल हो गया बच्चा, और टॉपलिंग कंडीशन क्या होगी? tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन b/a। इस कंडीशन पे टॉपलिंग होगी। अगर tan थीटा b/a के बराबर हो जाता है तो जस्ट टॉपल। और बेटा अगर b/a बड़ा हुआ तो टॉपलिंग की कंडीशन नहीं आ पाएगी। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों को समझ आता है बेटा? साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ में हर बच्चे को बोलता हूँ, उसको मतलब बिल्कुल फीलिंग के साथ समझ आना चाहिए। थीटा को 0 से 90 बढ़ाते हो तो साइन थीटा बढ़ता है कि घटता है? ये बताओ। बढ़ता है ना बेटा? 90 डिग्री पे 1 हो जाता है, ठीक है। कॉस थीटा बेटा क्या होता है? अच्छा सिंपली मैं जानना चाहता हूँ कि थीटा बढ़ने से टेन थीटा क्या होता है। आप, और मैं मान के चल रहा हूँ आपको टेन थीटा के ग्राफ नहीं आते हैं, पर साइन थीटा और कॉस थीटा के तो आते हैं। क्या ये बात आप ऑब्जर्व कर सकते हो कॉमन सेंस से कि जब जब मैं थीटा को बढ़ाऊंगा सर, या जब जब थीटा का विकास हुआ है तब साइन थीटा का भी विकास हुआ है और कॉस थीटा का वैल्यू घटती है। देखो 0 डिग्री पे 1 रहता है, 90 पे छोटा होना चाहता है, तो बेटा टेन थीटा की वैल्यू तो चमक जाएगी। अगर टेन थीटा साइन बाई कॉस है और थीटा बढ़ाने से 0 से 90 के बीच की बात कर रहा हूँ, मेरा साइन थीटा बढ़ता है और कॉस थीटा घटता है, डिनोमिनेटर घट रहा है न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, तो टेन थीटा का तो भाई बढ़ेगा ही। तो तुम मुझे बताओ, एंगल बढ़ाने से टॉपलिंग आसानी से मिलेगी, क्या ये बात सोच पाए? और ये तो कॉमन सेंस भी है ना बेटा कि अगर मैं ये एंगल बढ़ा दूंगा तो जल्दी बॉडी टॉपल करेगी। और आप घर पे ये सब करके देख सकते हो, आपको ना इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। क्या बेटा आप ये कंडीशन समझ पाए? क्या मैं इसमें ट्विस्ट लाना शुरू करूं? मैं कंडीशन में ट्विस्ट, फिर देखो उनको ये चाहिए, ऐसे बच्चे जो कोई केस याद करके नहीं आए हों, वो उस केस के पीछे की थ्योरी समझे हों, और तब वो तुमको कोई भी केस दे सकते हैं। सपोज अब इसी चीज का मैंने इंक्लाइन प्लेन पे कराया आपको, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जाम में कैसे पूछेगा। वो आपको दे देगा कि बेटा ये बच्चा एंगल थीटा है और ये मैंने आपको स्क्वायर दे दिया, ए और ए और ए। अब मुझे इस केस के लिए मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितने से ज्यादा होनी चाहिए, किस एंगल से, सो दैट टॉपलिंग हो जाए। टॉपलिंग होने के लिए थीटा को किससे ज्यादा होना चाहिए? बेटा आप फ्रिक्शन से हमेशा टॉर्क लगा सकते हो, अगर फ्रिक्शन, बेटा देखो टॉर्क इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये होता है कि बॉडी पे किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो हो, बस तुम पाइवट पॉइंट या वो इमेजिन करना अलग कर दो, फ्रिक्शन टॉर्क लगा देगा। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, जो बच्चा पूछ रहा है, अगर पिछले केस में मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने लगूं तो फ्रिक्शन लगा देगा। बट टॉर्क इक्विलिब्रियम है तो है, चाहे वो पी के अबाउट निकालो चाहे एन के अबाउट निकालो, वो तो अच्छा ही है ना, ऐसे क्यों लोगे जब वो जीरो में दे रहा है अच्छा खासा, एक वेरिएबल क्यों बढ़ाओगे बेटा कहीं भी? हमेशा टॉर्क उस पॉइंट से लेते हैं जहां पे कम मिनिमम वेरिएबल आए। आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे मेरी बात समझ जाओगे। अब सपोज मैंने आपको सब साइड ए दे दिया, तो ये तो पिछला ही केस हो गया, तो टेन थीटा किससे बड़ा आना चाहिए बताओ? 1 से। याद करो, आप चाहो तो मेहनत कर सकते हो, पर अभी हमने 10 सेकंड पहले मेहनत की है। बी और ए बराबर हो जाए तो क्या आंसर आएगा? टेन थीटा ग्रेटर देन 1, तो थीटा कितना आएगा बेटा बताओ? हाँ गुड बेटा। टेन थीटा अगर 1 ले रहे हो तो टेन थीटा 1 हमें 45 डिग्री मिलता है, तो हम थीटा को बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 और 45 डिग्री। अब देखो टीचर्स का काम क्या होगा, पहले तुमको ये एहसास दिलाना कि थ्योरी क्या है, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो यहाँ गौर करेंगे कि सर एक पैटर्न भी बता सकते हैं। देखो सपोज मैं तुमको ऐसे बोल रहा हूँ कि
एक आपको ये दिया है, ट्रायंगुलर शेप दे रखी है। अब बेटा मान लो ट्रायंगल नहीं दे रही, मेरा मन कर रहा है मैं पेंटागन या हेक्सागन या कोई भी बना दे रहा हूँ, मैं ऐसे बना दिया। और याद रखना एग्जामिनेशन में, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। और ये बात आपको ये मेरी बात समझ आ जाएगी टाइम के साथ। दे जस्ट डजंट वांट यू टू डू कैलकुलेशन, दे वांट यू टू थिंक। इसलिए कभी भी किसी नीट या जेई मेंस या जेई एडवांस का जब सोल्यूशन वीडियो डाला जाता है तो वो 25-30 मिनट का होता है। सपोज मैंने ऐसे दे दिया और पूछा थीटा बताओ, अब क्या हर बार के लिए आप डिराइव करोगे? आंसर है हाँ। बट एग्जाम में क्या आप हर बार डिराइव करोगे? आंसर है ना। घर पे हमेशा मेहनत करनी है बेटा। अब जितना ज्यादा घर पे मेहनत करोगे उतना एग्जाम में मेहनत बचेगी। अब चाहो तो ऐसे ट्रिक्स बना लो, लेकिन बेटा मैं ट्रिक बनाने से पहले आपको बोलूंगा प्लीज इसको सब डिराइव कर लेना। कंडीशन क्या आ जाती है? थीटा शुड बी ग्रेटर देन पाई बाई एन। अब तुम बोलोगे सर एन क्या है? व्हाट इज एन? ये मैंने ट्रिक बता दी, लेकिन मैं इन सब चीजों से बचना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि अगर एक बच्चे को मैं शॉर्टकट अभी सिखाऊंगा तो वो कमजोर हो जाएगा। शॉर्टकट्स आर फॉर एग्जाम। मैं चाहता हूं जैसे तुमने ये डिराइव किया, ये वाला केस, उसी तरह से तुम सारे केस खुद से डिराइव करो। तब तुम्हें समझ आएगा कि सर आप कुछ थोड़ी देर पहले ऐसे बोल रहे थे ना कि अगर एम जी इसके पार हो जाए तो टॉपल हो जाता है। तब तुमको मेरी बात स्ट्राइक कर जाएगी बेटा। एम जी अगर यहां तक है तो नो टॉपलिंग, जस्ट टॉपलिंग। इससे पहले है तो नो टॉपलिंग। और एम जी यानी लाइन ऑफ एक्शन यहां पार कर गया, दैट विल रिजल्ट इन टॉपलिंग। आप इस केस पे जंप करके डायरेक्टली पाई बाय एन लिख सकते हो। अब बताओ इस केस के लिए आंसर क्या होता है? केस नंबर 1 के लिए आंसर बताओ अगर समझ पाओ। वेयर एन इज, आई होप तुमको नंबर ऑफ साइड समझ आ रही हो। फर्स्ट केस का आंसर कितना आ जाएगा टॉपलिंग के लिए बताओ? इफ यू वांट टॉपलिंग, थीटा शुड बी ग्रेटर देन पाई बाई, कितनी साइड दिख रही है बेटा? 3 दिख रही है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ गया। थीटा शुड बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। हेक्सागन रख दिया बेटा। आई होप आप रेगुलर हेक्सागन वर्ड समझते हो। रेगुलर मतलब सबकी साइड्स बराबर है, रेगुलर हेक्सागन। तब बेटा इस केस में अगर आप ध्यान से सोचोगे, तब मेरा पाई बाई एन फॉर्मूले से आपका कितना हो जाएगा? पाई बाई 6। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 30 डिग्री। 30 डिग्री से बड़ा करते ही ये टॉपल हो जाएगा। ऐसा नहीं बेटा, यहाँ पे भी लगा सकते थे। देखो यहाँ साइड कितनी थी? 1 2 3 4। थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, दैट वाज 45 डिग्री आपका आंसर आया था। आपने डिराइव भी वही किया और समझा भी वही। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई? बेटा मैं और केसेस लूं? देखो सबसे पहले वही बेसिक केस करना, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला, तो ही आप हर चीज सोच पाओगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी ना एक्चुअल टॉपलिंग पता है तभी होगी। देखो बेटा एक मान लो ना बच्चा ऐसे फोर्स लगा रहा है, लगातार फोर्स लगा रहा है, जब ये बॉडी फुल्ली टॉपल कंडीशन में आती है ना बेटा, घूमने लगती है ना, आप देखो जरा ये ऐसे होती है, अभी भी टॉपल नहीं करेगी, नॉर्मल एक्शन ऐसे दे रहा है फोर्स। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ गई कि भाई नॉर्मल रिएक्शन तो इसी पॉइंट से मिलेगा, लेकिन mg इधर आ गया, अब ये बॉडी पक्का टॉपल करेगी। टॉपल इज गारंटेड। बेटा टॉपल आप शायद समझ पा रहे हो कि टॉपल इज लाइक मूवमेंट ओनली, गोल गोल घूमना किसी पॉइंट के अबाउट, टॉपल कर जाना। तो mg अगर लाइन ऑफ एक्शन से पार हो जाए, मतलब mg अगर कांटेक्ट पॉइंट से राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई, तो बेटा mg फिर सपोर्ट कर रहा है टॉपलिंग के लिए। देखो तो चाहता है कि तुम घूमो। आपको मेरी बात समझ आई बेटा? थोड़ा सा ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करना। अगर टॉपलिंग के 70 केसेस हैं तो मैं उनकी थ्योरी क्लास में पढ़ा सकता हूँ। तुम जब इसको डिराइव करोगे ना बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास लेना, इसकी टॉपलिंग कंडीशन वही निकलेगी जब तुम ये सोच पाओगे कि किसी तरह इसका वेट इसके पार, mg का ये कंपोनेंट इसको जस्ट टच कर जाए, तो वहां पे टॉपल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो बेटा मैंने तुमको क्या दिया है, अपने मास से खुद हो रहा है ना। एग्जामिनेशन हॉल में वो ऐसा कर देगा। देखो बेटा हाँ बेटा मेरी बात सुनो। आप ना अभी अभी आप मासूम हो, मतलब समझाता हूँ। अभी टीचर ने आपको समझा दिया, इसके लिए कंडीशन क्या है?
बच्चे 60 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंगल। तो बच्चा कूद के जाता है और एग्जाम में टिक करके आता है 60 डिग्री। अब बेटा वहाँ वो छोटा सा फोर्स लगा देंगे ना, तो आंसर रट्टा मारने से निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब साइड ए लेते रहो, कुछ नहीं होने वाला। वो मैंने अपने वेट से ही टॉपल करवाया था कि मतलब सपोज वो अपने वेट से टॉपल कर रहा है। लेकिन अगर एक ट्रायंगुलर बॉडी रखी है और मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ पैरेलल टू द इंक्लाइन, तब ये एंगल अलग निकलेगा। तो इसलिए रट्टा मत मारना। सोचो ना, यहाँ पे तो एफ मदद करने लगा है आसानी से। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। उस केस में डेरिवेशन इज द बेस्ट अप्रोच कि आप एम को तोड़ो दो पार्ट्स में कि सर हाँ सर मैं एम जी साइन थीटा लूंगा, मैं एफ को भी कंसीडर करूंगा सर, सर मैं एम जी कॉस थीटा भी लूंगा सर, मैं मान लूंगा सर कि नॉर्मल एक्शन यहाँ पहुंच गया सर, सर फ्रिक्शन तो बेचारा यहीं रहेगा सर, और फिर तुम डिराइव करोगे बेस्ड ऑन दिस एफ। आई होप बेटा तुम लोग मेरी बात समझ पाए कि रट्टा आपका काम, बेटा आप इतने, इट्स जस्ट लाइक एक बच्चे को रट्टा मार के ऐसे में फायदा होता है कि वो सोचता है कि जितने 25 केस पढ़े हैं वो आ जाए। बेटा उस 25 केस की थ्योरी उसे समझ आई तो वो 25,000 कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। यहाँ पे आप कैसे लगाते, टॉर्क ड्यू टू एफ ऐसे लग रहा है, टॉर्क ड्यू टू एम जी साइन थीटा भी ऐसे लग रहा है, और टॉर्क ड्यू टू एम जी कॉस थीटा ऐसे लग रहा है। एफ प्लस टॉर्क ड्यू टू एम जी साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एम जी कॉस थीटा। अब तुम एक बात समझो, सेंटर ऑफ मास की हाइट बड़ी पिक्चर में आ जाएगी। तुम्हें ट्रायंगल के लिए पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है, वरना एम डी साइन थीटा से ये दूरी क्या मल्टीप्लाई करोगे तुम। अगर तुम एक रेगुलर ट्रायंगल में सेंटर ऑफ मास की हाइट नहीं आती है, तो तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे एम डी साइन थीटा के साथ में। ये एक्स मान रहा हूँ मैं, तुमको पता ही नहीं एक ट्रायंगल के लिए सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे रहता है, तो तुम क्या कर लोगे। इसलिए डेरिवेशनल अप्रोच तुम्हारी परमानेंट काम देगी। एफ के लिए तो तुम बोल देते सर ये तो तुम्हारा नॉर्मल आ जाता कि सर ये ए है, ये a/2 है, इसके लिए तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ये वाला x जो था, और ये हाइट आ जाती है इसके लिए, ये वाली दूरी f के लिए कि सर f इंटू, अब देख लो बेटा ये a है ये a/2 है, तो तुम्हारा आ जाएगा a² माइनस a² बाई 4 यानी √3a/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा √3a/2 f इंटू √3a/2 √3a/2। अब देखो बेटा, और टॉक ड्यू टू एम जी साइन थीटा कितना आ जाता बेटा, ये सॉरी एम जी कॉस थीटा कितना आ जाता। मैं इस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ, तो ये दूरी होगी परपेंडिकुलर, दैट इज a/2। तो मैं ऐसे लिखता एम जी इंटू एम जी कॉस थीटा इंटू a/2। अब देखो ये बेटा अलग कंडीशन हो गई, उस कंडीशन से जब एफ मिसिंग था, तो रट्टा मत मारना बेटा। आई होप तो मेरी बात समझ पा रहे हो। बेटा मैं नेक्स्ट केस पे आऊं। बेटा किसी बच्चे को इस वाले केस या किसी पिछले केस में डाउट है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं आपको एक क्लासिकल केस देता हूँ, इसको बुक्स में कई बार अ, अभी बेटा बहुत सारे केसेस और करा सकता हूँ मैं। अ, चलो मैं ये वाला कराता हूँ। सर हाँ बेटा बताओ। सर मुझे वो कंडीशन समझ में नहीं सर, जब आपने कहा कि mg पाइवट पॉइंट से पास करेगा इंक्लाइन में। अच्छा अच्छा मैं समझाता हूँ बेटा, वो चीज़ सही है। बेटा देखो होता क्या है कि हमें कुल मिला के क्या करना होता है, जब मैं फ्री छोड़ रहा हूँ इस बॉडी को, तो जब आप इसको ये एंगल निकालने की कोशिश करोगे ना, तो आपको हमेशा ऐसा निकलेगा कि इसका आखिरी पॉइंट पे बेटा देखो यहाँ से नॉर्मल एक्शन तो यहीं से पास करेगा, ये तो गायब हो जाता है। रुको मैं एक फ्रेश पेज लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसी को क्लियर कर देता हूँ। हाँ, देखो सपोज मैंने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन लिया और एक बड़ा सा सिलेंडर रख दिया ऐसे करके। आपको शायद यहाँ से इमेजिनेशन हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक बच्चा बोला नहीं सर मैं छोटा सिलेंडर रखूंगा, बड़ी हाइट वाला सिलेंडर टॉपल कर जाएगा। कॉमन सेंस तो सब में रहता है, ये बात समझ पा रहे हो बेटा। रियलिटी में इसका एमजी ऐसे पास कर रहा होगा, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो। अच्छा बेटा इसका एमजी कहाँ से पास करेगा बताओ जरा, क्या अंतर है दोनों डायग्राम में, सोचो। सर यहाँ पे mg सर जो वो पॉइंट है उसके पीछे, यहाँ पे mg पॉइंट के आगे है।
पाइवट पॉइंट को देखो, अगर लाइन ऑफ एक्शन mg का पाइवट पॉइंट के राइट निकल गया तो तुमको खुद फीलिंग आ रही है सर ये तो टॉपल होके रहेगा, और नो टॉपलिंग। बेटा क्या आपको मेरी बात अब समझ आई? यस सर। अब चाहोगे तो मैं बेटा देखो, आप लोग ना मुझे बोल दो, मैं आप लोग को हर एक केस डिराइव करके दे दूंगा, बट क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है कि मैंने आपको एक कोन दे दिया कि ये सॉलिड कोन है, इसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी हाइट h/4 होती है, अब इसके लिए टॉपलिंग कंडीशन निकालो। तब तुमको वही करना पड़ता है कि सर mg के दो कंपोनेंट हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा इंटू रेडियस और mg sin थीटा इंटू h/4। आपको मेरी बात अब समझ आ रही है? इक्वेट करते तब तुम्हारा क्या निकलता, ये थीटा जिस पे ये टॉपल करेगा, अगर मैं सॉलिड कोन का ले लूं। ऐसे बेटा मैं अनगिनत बना सकता हूँ, पर जब तुम इनका देखोगे ना कि टॉपलिंग कब होती है इफेक्टिवली, जब तुम्हारा नेट टॉर्क ना इसके पार हो जाए, इस चीज के लाइन ऑफ एक्शन के, मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन पार हो जाए। अभी बेटा बेटा 2-3 और एग्जांपल दे सकता हूँ, ये वाला भी अच्छा केस है बेटा। और आईआईटी नहीं चाहता कि वो आप पे आइडियाज, या नीट नहीं चाहता वो आप पे फैक्चुअल डेटा पुश करे। वो इवन ये दे देगा कि सॉलिड कोन के लिए हाइट जमीन से h/4 ले लेना, वो सब आपको डेटा दे देगा। वो आपसे बस एक अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रखता है कि आप बात समझो कि आप एक बड़ा सा सिलेंडर रखे हो तो वाई इट टॉपल्स, क्या ये टॉपल क्यों नहीं कर रहा। अब बेटा मैं आपको कौन सा केस करा रहा था, मैं डिफरेंट टाइप के केसेस टच करना चाहता हूँ बेटा। आप बोलोगे तो मैं टॉपलिंग पे 2-3 घंटे और क्लास ले सकता हूँ। सपोज मैंने आपको एक बेटा, आपने वो कौन सा गेम होता है बेटा, डोमिनोज बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं जो एक के ऊपर स्टैक रखते जाते हैं, लंबा होता जाता है, और जीतते समय जो, जैसे आपने एक ऐसे रखा तो अगले वाले ने ऐसे रखा, स्टैक गेम, पता नहीं क्या नाम होता है बेटा इसका। ऑफसेट करते जा रहे हो, ऑफसेट मतलब थोड़ा खिसकाते जा रहे हो। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ बेटा, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? सपोज मैंने आपसे बोला कि ये सारे ब्रिक्स हैं और आप हर बार इसको L/6 पुश कर दे रहे हो, सबकी लेंथ L है, ये बराबर हाई लेंथ के हैं, मैंने गलत टाइप का दिखा रहा हूँ, बट सबकी लेंथ L है। मैं पूछ रहा हूँ कब जाके ये बैलेंस खो देगा, ये टॉपल हो जाएगा। आपको ये समझ आया? ऑफसेट डिस्टेंस निकालने के लिए कितने पे ये या आपको बोलेगा L/6 वाले कितने रख सकते हो तुम, कितने नंबर ऑफ ऐसे आप ब्रिक्स रख सकते हो, बताओ। हाउ मेनी ब्रिक्स वी कैन पुट इट लाइक दिस। मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले वाले का मास m मान लेना, और चाहो तो यहीं पे ओरिजिन मान लो। अब पहले वाले के कोऑर्डिनेट कितना हुआ, m,0,0। अगले वाले के कोऑर्डिनेट कितना हुआ बेटा, तुमने इस पूरे ब्लॉक को L/6 शिफ्ट कर दिया है, तो बेटा एक ब्लॉक के लिए, एक ब्रिक के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर पे, यानी कितना हुआ m इंटू प्लस L/6। वाई वाले कोऑर्डिनेट पे मैं ध्यान नहीं दे रहा बेटा। अगला वाला कहाँ आएगा बेटा, कितना शिफ्ट हुआ। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? m इंटू 2L/6, ये समझ आ रहा है? कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ बेटा, इंटू नहीं है बेटा, वो मतलब कोऑर्डिनेट है उसका, L/6 2L/6। ठीक है बेटा, अब ये सोचो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई नॉर्मल एक्शन तो बोल देगा मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता शिफ्ट होके, और नॉर्मल एक्शन ये भी बोलेगा जितने ब्लॉक रखोगे। सपोज एक बच्चा बोला सर मैं n ब्लॉक रख सकता हूँ, रख लो n ब्लॉक को, एक के ऊपर एक रख लो, ऐसे L/6 ऑफसेट करते हुए रख लो। तो आप क्या देखोगे कि सर आखिरी में, बेटा प्लीज ट्राई टू सी द पिक्चर हेयर, तुम जितने रखते जाओ, जितना रखना है रखते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये नॉर्मल रिएक्शन इससे आगे मूव नहीं कर सकता। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे भी शिफ्ट करे, हो सकता है 3 ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन तुमको यहाँ मिलता, यहाँ नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसपे ये टॉपल करने वाला है, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन अपना आखिरी दम लगा देगा इसको रोकने के लिए। अगर mg इस कंबाइंड, सपोज ये जो कंबाइंड सिस्टम है इसका mg यहाँ पहुंच गया, इस mg का नेट mg का लाइन ऑफ एक्शन nmg, मान लो n पार्टिकल होते तो nmg जब इस पाइवट पॉइंट के राइट हैंड साइड पहुंचा तब ये टॉपल कर जाएगा। जैसे मैं आपको ये केस पूरा करा देता हूँ, सपोज मैंने आपको यही बोला होता और आप ऐसे जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दो कि सर
आपने L/6 वाला केस स्टार्ट किया है सर, और मैं जानना चाहता हूँ हाउ मेनी, ऐसे कितने बनेंगे, ऊपर कितने रख सकता हूँ कि टॉपल हुए बिना रह जाए। अब क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर पहले वाले के लिए तो m और x कोऑर्डिनेट 0, अगले वाले के लिए वो L/6 शिफ्ट हो जाता सर, फिर L/6 शिफ्ट, फिर L/6 शिफ्ट। पर इस वाली लाइन से जब मैं देखता तो मुझे इतना तो पता है कि लेट अस से दिस नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज n, तो जो टोटल mg लगता वो लगता है nmg नीचे की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन की फाइनल वैल्यू तो उतनी आएगी nmg, या था आपका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इतना आ जाता है बेटा। अगर ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन आ गया, अब अगर मैंने सपोज n ब्लॉक रखे हैं तो मेरा फ्लो क्या होना चाहिए कि आखिरी पॉइंट पे मुझे मेरा जो नेट mg है वो इसी लाइन पे चाहिए, nmg मुझे इसी लाइन पे चाहिए, वरना वो टॉपल कर जाएगा। थोड़ा सा एक और ब्लॉक में रखूंगा वो टॉपल कर जाएगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन का तो टॉर्क फिक्स है बेटा, तुम इस पॉइंट के अबाउट सोच लो, इस पॉइंट की देखो। अब मैं टॉर्क एन इस पॉइंट पाइवट पॉइंट के अबाउट नहीं निकाल रहा, मैं अगर पाइवट पॉइंट के अबाउट निकालूंगा टॉर्क तो मुझे तो एन का तो हमेशा ही 0 मिलेगा। अब मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा, जब मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन का कितना टॉर्क आएगा, एन एम जी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एन एम जी रहेगी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ब्रिक्स, और उसकी दूरी कितनी आई, सिंपली L/2, एन एम जी इंटू L/2 मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू, बेटा देखो मेरे कितने यहाँ पे ऑफसेट कर करके मैं जब रख रहा था तो पहले ब्लॉक का कोऑर्डिनेट कितना था m इंटू, बेटा मेरे को सेंटर ऑफ मास चाहिए, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ पे, तो वो कितना आ जाएगा बेटा देखो। अगर मैं तुमको, मैं सिंपली क्या चाहता हूँ कि मेरा सेंटर ऑफ मास यहीं आ जाए इस पोजीशन पे, यानी मेरे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन L/2 होनी चाहिए, तभी तो ऐसा होगा कि जो मेरा mg नीचे लग रहा है टोटल mg वो नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क से कैंसिल हो जाए। तो मेरी नई सेंटर ऑफ मास की लोकेशन L/2 आनी चाहिए। तुम जिस दिन समझोगे ना बेटा कोई भी बॉडी ऐसी रखी है, जब उसका n और उसका mg ऐसा हो जाएगा वो टॉपल कर जाएगा। अगर mg का लाइन ऑफ एक्शन नॉर्मल रिएक्शन वाले पाइवट पॉइंट को पार कर गया तो बॉडी बेटा घूमने से रोक नहीं सकता, वो घूमेगी घूमेगी। L/2 ऐसे हुआ, अब मैं सिंपली ऐसा कर सकता था m इंटू 0, उसके अगले वाले का होता m इंटू L/6, उसके अगले वाले का होता m इंटू L/6 इंटू 2, और ऐसे मैं करता रहता अपॉन यहाँ नीचे करता n इंटू m, तो m कट जाता बेटा, सारे m कट जाते और मुझे मिल जाता nL/2 इक्वल टू L/6 प्लस 2L/6 प्लस, हर बार बेटा L, ये L/6 फर्दर शिफ्ट होता, 3L/6 प्लस 4L/6, ऐसे करके जहां तक मुझे ये दोनों इक्वेट करके सेम मिल जाते। अगर आप L/2 कैंसिल कर तो n हो सकता है फ्रैक्शन में भी आ जाए, तो आप उससे एक कम रखना। अगर आप टॉपलिंग नहीं चाहते हो, जैसे n की वैल्यू सपोज इतनी आती कुछ लाइक 8.3, तो आप 8 रखोगे तो टॉपल नहीं करेगा, 9 रखोगे तो टॉपल कर जाता। क्या बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई? अब देखो ना इसमें से LL भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो इस सिंपली n की वैल्यू कितनी आ गई। अब 2 को भी इधर भेज दो, और आपको तब तक जोड़ना है जब तक आपको मैच ना कर जाए। बेटा बात समझ गए? क्या मैं क्लास क्लोज कर सकता हूं? अब प्लीज एक काम और कर लेना, अब इस ऑफसेट पे एक या दो बच्चों वाले क्वेश्चन कर लेना बेटा। अब चाहो तो वो आपको फिक्स दे देगा, वो भी जरूरी नहीं कि सबका ऑफसेट, ऑफसेट मतलब थोड़ी अपनी लोकेशन से शिफ्ट करना, जरूरी नहीं कि L/6 ही करे, L/3 भी कर सकता है, L/4 भी कर सकता है, L/2 भी कर सकता है, और हो सकता है एक की L/6 करे दूसरे की L/4 करे। पर मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो mg दे रहा है, अगर वो लोएस्ट पॉइंट के m से शिफ्ट कर गया राइट हैंड साइड तो बॉडी टॉपल कर जाएगी। कॉन्सेप्ट कैच करो बेटा। सुनो, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ विथ लास्ट लाइन कि अभी आपको ये वाला केस और कराना है, रिज वाला, जो नहीं कि आप फ्रिक्शन से ही टॉपल करोगे।
दिस केस वॉज पेंडिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट केस, इफ टाइम विल परमिट मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ बेटा, ठीक है। चलो बेटा मैं क्लास क्लोज करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ वेलकम ऑल बेटा, वेलकम ऑल बेटा। अब बेटा इस वीडियो को एटलीस्ट 4-5 बार देखना, 12th तक के एंड की बात कर रहा हूँ मैं। चलो बेटा मैं रखता हूँ। Thank you, sir. वेलकम ऑल बेटा, मैं रखता हूँ बेटा।